ये सिर्फ 2 आदमी के लिए सोचते हैं। 370 से मुझको क्या लाभ है? चुन चुन करके चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से वसूला जाएगा। तो यह सरकार ही तो पुरुषों को गड्ढे में गिरा रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीता और आप मुझे देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज पे। यूपी चुनाव यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022, जगह जगह हम जा रहे हैं, जगह जगह विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से चुनावी लहर जो है वो किस तरफ बह रही है, किस तरफ चुनाव जो है वो एक नया मोड़ लेने को है। योगी वर्सेस अखिलेश यादव वर्सेस मायावती और तमाम पार्टियां अलग अलग जो जद्दोजहद में है कि इस बार यूपी का राजा कौन बनेगा, यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी पवन छाबरिया जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद रीता जी। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कौन सी विधानसभा है और कहां से इस बार आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? हम जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद 313 विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी से हमने आवेदन किया है व्यापारिक कोटे से। अब ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय है। वो जिसको भी इस मैदान में उतारेंगे वही इस चुनाव को लड़ेगा। राजनीति को क्यों आपने चुना? राजनीति में कदम रखने के पीछे की क्या वजह थी? राजनीति ही क्यों? रीता जी, राजनीति हमारा एक बचपन से हमारे खानदान का शौक रहा है। हम लोग व्यापारी जरूर थे, लेकिन समाज सेवा में और राजनीति में अच्छे लोगों को यहाँ चुनाव लड़ाने की हमेशा लोगों को प्रेरणा भी देते थे, जनता में यह सुझाव भी देते थे अगर अच्छा व्यक्ति कोई है तो उसको ही चयनित करके हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भेजते थे। और उसके पीछे जब मैं लखनऊ में छात्र जीवन में था तो लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे भाई अतुल अंजान जी को भी हमने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़वाया था और उनको अध्यक्ष भी वहाँ से बनवाया गया था। तो शुरू से ही शौक था, लेकिन जब से यह भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है, इसके हर झूठे वादे से व्यापारिक वर्ग, सरकारी वर्ग, किसान, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं इनके झूठ से इतना दुखी हो चुके हैं कि हमने सोचा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी सरकार है, माननीय अखिलेश यादव जी जो भी बात करते हैं वो सच्ची करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ कहती है सच्ची है, लेकिन वह बहुत ही झूठी सरकार है। सर, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपने विपक्ष को चुना है, तो साफ सीधी बात है आप ज़रूर काउंटर करेंगे, आप ज़रूर बोलेंगे कि सामने सरकार जो बैठी है, जो राजगद्दी पर बैठी है वो झूठी है, उसके वादे झूठे हैं। लेकिन कैसे मैं मान लूँ कि अखिलेश जी जो वादे कर रहे हैं या करेंगे वो सच्चे निकलेंगे? आप ये कैसे कह रहे हैं? रीता जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब मैं आपकी बुखार बिंद से ही सुनना चाहता हूँ। जब ये सरकार आई थी तो क्या इसने आश्वासन नहीं दिया था 15 लाख खाते में? तो सर हर सरकार देती है, हर सरकार बोलती है, मैनिफेस्टो जारी करती है, फलाने खाते में हम 15 लाख दे देंगे तो फलाने खाते में हम 20 लाख जमा कर देंगे, हम आवास बना के दे देंगे तो हम शौचालय दे देंगे। कागजी तौर पर तो हर सरकार काम के लिए बोलती है। ठीक अब है, मैं कैसे मान लूं अखिलेश जी जो है वो ग्राउंड पे काम कर देंगे? आप बताइए। अखिलेश जी का ग्राउंड पे काम देखना हो तो मैं इतना ही रीता जी आपसे कहूँगा, क्या आगरा एक्सप्रेस हाईवे आपको नहीं दिख रहा है? लखनऊ मेट्रो आपको नहीं दिख रहा है? जो बच्चियों को उन्होंने लैपटॉप बांटा वो नहीं दिख रहा आपको? जो वृद्धा पेंशन दिया, लोहिया आवास दिया, बच्चियों को कंप्यूटर दिया, बच्चियों को साइकिल बांटा, क्या आपको नहीं दिख रहा है? योगी जी ने भी तो सेम काम किए हैं, बच्चों को साइकिल बांटा, बच्चियों के लिए अलग अलग योजना लेके आए, आवास विकास योजना अपने प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई, शौचालय बनाए गए, तमाम तरीके के दिए गए। लेकिन बात तो ये है ना कि आपकी ये जितनी चीज़ें हैं ये कागजी तौर पर लाई गई, दी गई जनता को कि भैया हमने बांट दिए इतने लैपटॉप, हमने दे दिया लड़कियों के लिए इतनी एजुकेशन का, बच्चियों के लिए इतने हमने पैसे दे दिए। तो
तो ज़मीन पे काम, आप मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए जो ज़मीन पे काम है वो हो रहा है या हो सकता है आगे, ये आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं एक्सप्रेस वे बना, चले मैंने देख लिया, ऐसे तो भाजपा सरकार में भी काम किए हैं, तमाम तरीके के काम किए अपने मैनिफेस्टो में। हालांकि 370 को जोड़ा उन्होंने, 3 कृषि कानून को जोड़ा, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने जोड़ा, राम मंदिर को जोड़ दिया। राम मंदिर तो भाई अब निर्माण शुरू हो गया है, बुनियाद डल गई है, अब बताएं। अब आप हमसे पूछेंगी जमीनी काम योगी जी ने किया है। नहीं, मैं योगी जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अखिलेश जी के, आप अगर अखिलेश जी की पार्टी आपने चुनी है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी, आपने ज़मीन पे देखा होगा। तो मुझे एग्जाम्पल्स आप दीजिए, जो एग्जाम्पल सेट किए हैं अखिलेश जी ने, जिससे आप उनकी तरफ, एक तरफ से आप झुक गए, झुकाव आपका उनकी तरफ ज़्यादा रह गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, जब से मैं उनको देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री काल में भी देखा, अभी भी देखा, कभी भी उन्होंने वाणी से कोई लूज टाक नहीं किया है। हमारी मौजूदा सरकार के मुखिया आज सिर्फ इस बात से कहते हैं कि ठोक दो, यह इतने बड़े पद पे बैठने वाला, क्या रीता जी आपने कभी यह प्रश्न उनसे किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आपको ऐसी क्या खूबी इस सरकार में लग रही है कि जो कहीं से भी आपको ऐसा नज़र आता हो? अभी हमारे गोरखपुर में पुलिस के द्वारा मनीष हत्याकांड हो गया, क्या उस पर लुका छिपी नहीं हुई? क्या लखीमपुर खीरी में आज गृह मंत्री का बेटा 6 किसानों को कुचल के मार देता है? आपने कभी प्रश्न किया? और अभी आज हमारे बूधा कला में 8 दिन पहले गर्भवती नारी के पेट से बच्चा चोरी करके बेच दिया जाता है और उस पर कोई भी यहाँ का शासन या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसके लिए आप उत्तरदायी हैं, मीडिया के लोग उत्तरदायी हैं कि आप लोग इस सरकार से कोई भी बात पूछने में बहुत ही डरते हैं और आप सच्चाई दिखाने से पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। आज कोई भी बात की जाती तो कहते मैं 370 हटा दिया। अरे 370 से मुझको क्या लाभ है? आप कहते हैं ब्राह्मणों को वहाँ बसा देंगे, आज तक आपने कभी किसी को नहीं बसाया और सिर्फ आप वहाँ पर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। ये सब बातें अब कागज में रह गई हैं। अब ऐसी ये जनता मूर्ख नहीं है कि जैसे चूहे के लिए पिंजड़े में रोटी डाल दिया जाए और चूहे को बंद कर लिया जाए। अब ये जनता जागरूक हो गई है। आने वाले समय 2022 में इस सरकार को, मौजूदा सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। बिल्कुल सर, एक बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि मीडिया किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं लेता है। मीडिया का सवाल पूछना है। मैं जैसे आपसे सवाल करती हूँ, वैसे मेरे सामने अगर बीजेपी से कोई लड़ रहे होते तो ज़रूर मैं उनसे भी सवाल करती और वैसे ही सवाल करती जैसे मैंने आपसे किए। और एक और इसमें सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी, क्या बीजेपी जो अभी इस वक्त पर बीजेपी को कहा जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी लेवल पे हम जब काम करते हैं तो तमाम तरह के लोग मिलते हैं और तमाम तरह के लोगों का एक ही रवैया होता है कि भगवा बीजेपी, यानी कि धर्म बीजेपी अपने को धर्म से जोड़ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? रीता जी, ऐसा है, जितना भी इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था यह नौकरी दूंगा, इतने वो करूंगा, आज मैं आपको बड़े विश्वास से इस बात का आश्वासन दे सकता हूं आपके मंच के माध्यम से। मैं ना ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी मिला हूं और ना ही कोई वार्तालाप किया हूं। विश्वास दिलाता हूं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे मैनिफेस्टो में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री कहा है और तत्काल जो नौकरी के लिए कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वह कुर्सी पे बैठते बैठते 10 दिन के अंदर इस योजना को लागू करेंगे। वो अच्छे दिन वाली सरकार नहीं लाएंगे, वो सच्चे दिन वाली सरकार लाएंगे।
ये अच्छे दिन की सरकार जो कहते कहते हम लोगों को अच्छे दिन दिखला दिए कि आंखों के सामने अंधेरा आ गया है। 22 में हम लोगों के पूरे प्रदेश में फिर से रोशनी आएगी और खुशहाली आएगी। इस बात के लिए आप निश्चित तौर पे यह विश्वास रखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी आश्वासन देते हैं वो झूठा आश्वासन नहीं देते हैं, वो जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए सर, ये तो बात रही ज़मीन पर काम होने की, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस बार जो सपा है, जो अखिलेश जी की पार्टी है, वो जो अच्छे दिन आएंगे वाला था उसकी जगह अब सच्चे दिन आने को है। मतलब इस बार यूपी में जो झंडा गड़ेगा वो सच्चे दिनों का झंडा होगा। तो सपा ये लेके आएगी एक नई तरह से एक उजाला जो है यूपी के लिए आएगा। इसके अलावा सर मैं एक और सवाल आपसे करूंगी कि जो 3 कृषि कानून है जिसे किसान काला कानून कह रहे हैं, तमाम 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार का कोई ऐसा रवैया नहीं है जिसकी वजह से किसान को लगे या हमें लगे या तमाम जनता को लगे, दुनिया की देश की जनता को लगे कि ये मैटर सॉल्व हो सकता है। किसानों की इतनी संख्या में मृत्यु हुई, इतनी संख्या में किसान मरे, लखीमपुर खीरी हुआ, तमाम तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन जो सरकार का तरीका है, जो रवैया है, वो बहुत क्रूर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? रीता जी, मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ना, आप देख लीजिए, ये किसानों को जिस तरीके से गुमराह कर रही है, जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए उन्होंने कहा गैस सिलेंडर योजना में फ्री दिया जाएगा, किसी के भी खाते में कोई पैसा नहीं आया और वो आज 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जियो स्टार्ट में आया, वो फ्री में जियो स्टार्ट किया, अब उसका चार्ज आप खुद ही देख लीजिए। इसी तरह यह सरकार कुछ उद्योगपतियों के कहने में आ करके ये कानून लगाना चाहती है और यह आप विश्वास मानिए, इस कानून से हमारे छोटे छोटे किसानों की ज़मीन उन उद्योगपतियों की हो जाएगी और वह किसान उन्हीं उद्योगपतियों के नौकर बन के रह जाएंगे। सर आप ये कैसे कह रहे हैं, आप मुझे बताइए। 3 कृषि कानून जो है, इससे सीधा सीधा सरकार का है कि बिचौलिया जो है, बीच का जो है, वो खत्म हो जाएगा, हम बिचौलिया को खत्म करने की कोशिश में हैं। तो आप भी क्यों इसके अगेंस्ट हैं? आपने पढ़ा होगा 3 कृषि कानून, तो आपको उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं जिसकी वजह से आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ये बताइए। क्योंकि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर गलत क्या है। गलत यह है, आज जो कॉन्ट्रैक्टर किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो तो आज 2, 4, 5 साल उसको प्रलोभन दे देगा कि आज ये फसल बोइए, ये मैं कीमत दूंगा। उसी 5 साल के बाद फिर वही कॉन्ट्रैक्टर उस किसान से कहेगा ये माल आपका ख़राब है और अब मैं यह दाम आपको नहीं दे पाऊंगा। उस समय वो किसान क्या करेगा, ये आप मुझको बताइए। ये सबसे बड़ा एक डीमेरिट आप देख रहे हैं। लेकिन सर आप भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा होगा तो ये होगा, हम ये सोच रहे हैं। हम भविष्य की बात सीधे पहले पकड़ रहे हैं, अभी तो हमने ज़मीन पे काम करना शुरू किया है। आप भविष्य को अभी कैसे रिलेट कर रहे हैं, मुझे बताइए। अभी रिलेट इसलिए कर रहा हूँ, 2014 से मैं इस सरकार को देख रहा हूँ और जितना भी इस मैनिफेस्टो में इस सरकार ने अपना काम दिखलाया है, वो आज तक तो कोई भी विश्वास पात्र काम नहीं समझ में आया है। आपको अभी तक विश्वास पात्र काम समझ नहीं आया, चले छोड़ते हैं इस बात को। मुझे बताइए, नोटबंदी आपके नज़रिए से क्या थी? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नोटबंदी से ही प्रारंभ हुआ। उस नोटबंदी ने इस देश को जो जीडीपी थी वो आज जो गिरी है वो उसी का कारण थी। और हमारे देश के मुखिया, चाहे देश में हो और चाहे प्रदेश में हो, आज भी आपको मैं रीता जी इस बात को बता दूं, इस देश में देश की जनता के परिवार का दुख दर्द वही समझ सकता है जो परिवारदार व्यक्ति मुखिया होगा। न उसको परिवार के शिक्षा से लेना देना है, न परिवार के दुख सुख से कोई चीज़ लेना देना है। क्या है क्या नहीं है
इनको तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। आप देखिए, इसके पिछले भी सरकारें थी, तमाम तरह की मद्दी का दौर आया और उस समय कभी देश की कोई भी संस्था बिकने नहीं पाई। आज धीरे धीरे करके एक एक करके सारी संस्थाएं बिकती चली जा रही हैं। क्या यह उचित है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब देश में धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन आ रहा है वो एक तरीके से गलत दिशा की तरफ देश को ले जा रहा है। बिल्कुल ले जा रहा है। ये एक और सर चीजें हैं जो नजर में आती हैं, जो कुछ देखा जाए तो बहुत भयावह स्थिति पैदा करती है। वो ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या एक ऐसा गढ़ है जहाँ महंत, पुजारी तमाम तरह के हैं, लेकिन जब हम अयोध्या के दौरे पे गए तो वहाँ पता चला, ज़मीन पे जो पता चला कि नफरत जो है वो बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा है। क्यों? हिंदुत्व की पार्टी हिंदुओं के लिए काम कर रही है। जो जनता का और लोगों का कहना है वो ये है कि हिंदुत्व वाली पार्टी है, धर्मांतरण पे काम करती है। तो क्यों ऐसी क्या वजह रही जो पुजारी, महंत, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है उसके बावजूद भी नाराज हैं? ऐसा है, अगर भाजपा यह कहती कि मैं हिंदुत्व की पार्टी हूं तो मैं उसको हिंदुत्व की पार्टी नहीं मानता। और मैं यह कह सकता हूं कि हिंदुत्व की पार्टी सिर्फ क्या राम उन्हीं के हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, राम सभी के हैं, कृष्ण सभी के हैं, हर धर्म का आदर करना चाहिए। आप सिर्फ यह दिखलाते हैं कि मैं हिंदुत्व के लिए बहुत कर रहा हूं। अगर करना ही था तो आपने भारतवर्ष से शराबियों की दुकान खुलवा दिया, शिक्षा को बंद कर दिया, व्यापारियों की दुकानें आपने बंद करवा दी, आपने व्यापारियों से टैक्स वसूला। और अपना देश चलाने के लिए आपको टैक्स की जरूरत है, व्यापारी को परिवार चलाने के लिए क्या पैसे की जरूरत नहीं है? और उस कोरोना काल में आपने जिस तरीके से पुलिस से उत्पीड़न व्यापारियों का कराया है, एक एक पैसे का हिसाब आपसे वोट के समय डालने समय चुन चुन करके चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से वसूला जाएगा। मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान इस वक्त पहुंचा है। बात आपने शराबबंदी की जी, आपने शराबबंदी की बात की। मुझे बताइए कि देश की जीडीपी जो है, देश की अर्थव्यवस्था जो है, वो जितना टैक्स शराब से आता है उतना टैक्स कहीं से नहीं आता। क्या ये वजह है शराब की दुकानें या फिर शराब का जो चलन है वो देश में ना बंद करने के पीछे? हम यह नहीं कहते कि आप बंद कर दें, जीडीपी आपकी आनी चाहिए। आप कोरोना काल में शराब की दुकान खुलवा सकते हैं, बच्चों के शिक्षा के लिए विद्यालय बंद कर देंगे, व्यापारियों की कपड़े की दुकानें, सभी तरीके के व्यापार बंद कर देंगे, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के उद्योग चल रहे हैं, उनके लिए आपके लिए कोई कानून नहीं है। तो क्या इस देश में गरीब के लिए दूसरा कानून है और धनाढ़ के लिए दूसरा कानून है? सर, कहने की बातें तो आसान है कि शिक्षा पे प्रभाव पड़ा, लेकिन आप बताएं, कोरोना काल था, इतनी खतरनाक वेव आई थी, इतना खतरनाक समय था, उसमें क्या स्कूल को खोला जा सकता था? आप खुद बताएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल नहीं खोला जा सकता था। तो क्या घर के अंदर जो आमदनी का रुपया पत्नी चुरा के रखती थी वह पति मार के शराब पी ले तो क्या वो भी जायज था? सर, जायज नहीं था, लेकिन आप बताएं एक बात, कोई गड्ढे में कूद रहा है उसको हम रोक तो नहीं सकते, वो कूदना ना कूदना उसका डिसीजन है। तो यह सरकार ही तो पुरुषों को गड्ढे में गिरा रही थी। महिलाओं के प्रति उसके अंदर कोई भाव नहीं है। इतने अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात सर, मैं आप हिंदू मुस्लिम वाली अभी हम बात कर रहे थे कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व का एक एजेंडा लेके चलती है पूरी तरह से। वैसे ही ट्रिपल कानून था, 3 तलाक था, जो कि उन्होंने रद्द करवा दिया। अब इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए काम तो हुआ है। और रही बात यूपी की, तो यूपी में भी जो बच्चे थे, बच्चों पे जो नियंत्रण बना दिया कि आप 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये भी एक तरह से बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं, जो चीज़ अच्छी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि उसकी मैं कोई आलोचना करता हूँ, लेकिन
इस मौजूदा सरकार की नीयत और सोच गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता के लिए बहुत ही निम्न स्तर की है। यह दोनों वर्गों को समाप्त करके चाहती है कि अमेरिका की तरह यह देश हो जाए। अरे जहां पर 70% से लेके 80% जनता गरीब है, उसके लिए आप सोचिए। ये सिर्फ 2 आदमी के लिए सोचते हैं। मतलब ये उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं, आप कह रहे हैं? 2 उद्योगपतियों के बारे में। उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। नाम बताएं क्लियर। यह आप भी जानती हैं, आपका भी साहस नहीं है इस सरकार से नहीं सर, पूछने। मेरा तो बिल्कुल साहस है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं तो बच्चे में मैं बोल ही रहा हूं। 2 उद्योगपति हैं जिनके हाथ पूरा देश बेचने जा रहे हैं। मतलब भाजपा सरकार में इतने ज़्यादा डिक्वालिटीज़ हैं जो आपने मुझे बता दी। इसके अलावा सर आप मुझे बताएं एक चीज़ कि यूपी में जो है, अगर आप उतर रहे हैं ज़मीन पे, आपने काम भी किया होगा, किस तरह की लहर है? जनता किस मूड में है, ये बताइए। जनता तो इस मूड में है, इस आक्रोश में बैठी है, बस वो चुनाव का इंतजार कर रही है। और रीता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यह निश्चित है 300 प्लस समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी। इतना आक्रोश जनता के बीच। दूसरी चीज़, अभी आपने कहा कि देश को वही चला सकता है जो परिवार से घिरा हुआ हो। ठीक है, आपने ये कहा। यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? देश और प्रदेश दोनों के लिए मैंने आपसे कहा है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति की तकलीफ को एहसास कर सकता है। यानी कि जो परिवार चला रहा है वही देश को भी चलाएगा, नहीं तो देश नहीं चलेगा। आज चल रहा हो तो आप बताइए। इसके अलावा सर, जैसे कि आपकी विधानसभा है, इसमें दलित वर्ग भी होंगे, ठाकुर भी होंगे, इसमें और भी वर्ग होंगे, तो उनकी अलग अलग आप मुझे सिचुएशन बताएं कि कैसी सिचुएशन है, कैसे हालात है, कैसा माहौल है। देखिए, हमारा खलीलाबाद सदर 313 ये कबीर की धरती है। यहाँ जाति गणना से कोई भी मतलब नहीं रखता है। यहाँ सभी वर्गों के लोग और प्रेम से आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, और आज तक कभी भी यहाँ कोई जाति दंगा नहीं हुआ है। और उसमें इस शहर को अब्दुल कादिर नूरी साहब, स्वर्गीय धनुषधारी पांडे जी, हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय प्रहलाद राय जी, हमारे पूर्वज हीरालाल जी, रामनिवास जी, ऐसी विभूतियों ने, स्वर्गीय शिवमूरत सिंह जी ने, ऐसे लोगों ने इस शहर को बसाया है और ऐसा भाईचारे का प्रेम दिया है। यहाँ कहीं भी कोई विवाद नहीं है। बस यहाँ पर जब भी कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो हम लोग चयनित करके उसको विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। डेवलपमेंट का क्या है सर, मुझे ये बताइए कि डेवलपमेंट किस स्तर पर है इस विधानसभा में? आज 4.5 वर्ष बीत चुके। यहाँ पर इस संत कबीर नगर जिले में एक भी रुपए का कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और अभी तक पूरे शहर में ना कहीं कोई सड़क है, आवागमन का कोई रास्ता सही नहीं है, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। अभी विगत 3 महीने पहले बरसात में हमारे शहर खलीलाबाद में 3 से 4 फीट का पानी लग गया, लोगों के घरों में चला गया, लोगों का करोड़ों रुपए का कपड़े का नुकसान भी हो गया। मतलब तमाम तरीके का देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। खलीलाबाद विधानसभा में मौजूद हैं हम इस वक्त हम सर्वे कर रहे हैं ऑल ओवर यूपी
कि 2022 का चुनाव जो है वो कौन सी लहर लेके आएगा योगी के लिए, मोदी के लिए, अखिलेश जी के लिए, मायावती जी के लिए। तमाम तरह की पार्टियां जो है वो किस तरह से रुख मोड़ रही है, किस तरह से अपना जो राजनीतिक एजेंडा है वो बदल रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ज़मीनी लेवल पर। और आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।